नमस्कार छात्रों। तो आज के पाठ में हम एनसीईआरटी अध्याय 2 अमल, क्षार एवं लवण के सिद्धांत भाग 5 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम एनसीईआरटी अनुभाग 2.2.1 को कवर करेंगे। यह एक अस्वीकरण है। तो चलिए इस व्याख्यान के बाद आप क्या-क्या समझ पाएंगे, इसे देखकर हमारे सीखने का उद्देश्य जानते हैं। तो इस व्याख्यान के बाद आप समझेंगे कि अम्ल और क्षारक पानी में कैसे व्यवहार करते हैं और पानी के साथ अम्ल क्षारक की अभिक्रिया के क्या परिणाम होते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज हम किन विषयों को कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी के अनुसार। तो सबसे पहले हम 2.2.1 जल में एक अम्ल या क्षार के साथ क्या होता है। तो एक जलकीय विलयन में अम्ल या क्षार क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे और फिर हम 1 से 6 तक कुछ पाठ्यगत प्रश्नों को समझेंगे और उसे हल करेंगे। तो शुरू करते हैं 2.2.1 एक अम्ल या क्षार के जलीय विलयन में क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक गतिविधि 2.9 करते हैं ताकि हम नीले लिटमस पेपर का उपयोग करके शुष्क HCl गैस और HCl विलयन की अम्लीय प्रकृति का परीक्षण और तुलना कर सकें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रक्रिया से। प्रक्रिया को चरण दर चरण देखने से शुरू करते हैं। तो 1 ग्राम ठोस NaCl लें। इसे एक साफ सूखी परीक्षण नालिका में डालें और नीचे दिए गए चित्र 2.4 में दिखाए गए अनुसार उपकरण में लगाएं। इस चित्र में हम HCl गैस के तैयार करने के लिए उपकरण व्यवस्था देख सकते हैं। परख नली को चिमटा की मदद से पकड़ा गया है और आप देख सकते हैं कि अम्ल को बिंदुपाती की मदद से परख नली में बूंद बूंद करके डाला जा रहा है। तो आप देख सकते हैं चित्र 2.4 में HCl गैस का निर्माण। अब नमक HCl वाली परख नली में कुछ मात्रा में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालें। धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक डालना सुनिश्चित करें। इसके लिए बिंदुपाती का उपयोग करना पसंद करें। इसके बाद आप क्या देख सकते हैं, देखें कि क्या अभिक्रिया नालिका से किसी प्रकार की गैस निकल रही है। अवलोकनों को दर्ज करें। तो अब हम आगे देखते हैं। तो परीक्षण नलिका में NaCl और अम्ल की अभिक्रिया के बाद उत्पन्न गैस का परीक्षण पहले एक सूखे और फिर एक गीले नीले लिटमस पेपर से करें। आप चित्र में गतिविधि सेटअप देख सकते हैं कि आप नीले लिटमस पेपर के साथ विकसित गैस का परीक्षण कैसे कर सकते हैं। नीले लिटमस पेपर का उपयोग गैस की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का परीक्षण करने के लिए किया जाता है, जिसका प्रभाव होगा और इसका रंग तदनुसार बदल जाएगा। अब ध्यान से देखें कि लिटमस पेपर ने अपना नीला रंग बदला है या नहीं। अगर हाँ, तो किस स्थिति में यह देखा गया, इसका दर्ज करें। हमने यह गतिविधि शुष्क HCl गैस और HCl घोल के अम्लीय गुण का परीक्षण करने के लिए की। अब चलिए गतिविधि में आगे के चरणों पर बढ़ते हैं। तो अब हम उन अवलोकनों को समझते हैं जो कुछ भी हमने गतिविधि प्रक्रिया के दौरान देखा है। वह हमारा अवलोकन है। जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को ठोस NaCl में मिलाया गया, तो हमने पहले एक गैस के मुक्त होने का अवलोकन किया। मुक्त हुई गैस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस थी, HCl। लेकिन जब हम उसी गैस का परीक्षण शुष्क नीले लिटमस पेपर से करते हैं, तो लिटमस पेपर के नीले रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसका अर्थ है कि नीला रंग नीला ही रहता है। दूसरी ओर जब HCl गैस का परीक्षण गीले नीले लिटमस पेपर से किया जाता है, तो पेपर का रंग नीले से लाल हो जाता है। अब अगला चरण परिणाम है। तो चलिए देखते हैं कि इस गतिविधि को करने के बाद हमें क्या परिणाम मिला।
तो शुष्क HCl गैस अम्लीय गुण नहीं दिखाती। जैसा कि हमने देखा कि शुष्क नीले लिटमस पत्र का रंग नहीं बदला, ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि लिटमस पत्र शुष्क है और HCl गैस भी शुष्क है और जल की अनुपस्थिति में HCl गैस मुक्त H प्लस आयन नहीं छोड़ेगी, जिसके कारण नीला रंग नहीं बदलेगा। इसका मतलब यह है कि HCl गैस अम्लीय गुण नहीं दिखाएगी। दूसरी ओर HCl घोल जलीय रूप में होता है जो अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा। HCl घोल गीले नीले लिटमस पेपर का रंग लाल कर देगा क्योंकि इस स्थिति में H प्लस आयन जल में मुक्त होंगे, जिसके कारण लिटमस पेपर का रंग नीले से लाल हो जाएगा, जिसका अर्थ है कि HCl घोल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, लेकिन केवल पानी की उपस्थिति में, जिसके कारण वे अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। पानी की अनुपस्थिति में ऐसा नहीं होता। अब चलिए हम अगले विषय पर आगे बढ़ते हैं। इसमें हम पानी के साथ अम्ल की अभिक्रिया को समझेंगे। तो प्रयोगों के तल पर हमने यह पाया कि HCl में हाइड्रोजन आयन केवल जल की उपस्थिति में ही उत्पन्न होते हैं, जो HCl के अम्लीय गुण के लिए उत्तरदायी होते हैं। HCl अणु से H प्लस आयनों का पृथक्करण बिना पानी के संभव नहीं है। यदि पानी नहीं है तो H प्लस आयन उत्पन्न नहीं होंगे। इसीलिए जब भी हम एक अम्ल के गुणों का अवलोकन करते हैं या उसकी अभिक्रिया देखते हैं तो पानी का मौजूद होना आवश्यक है। अर्थात आपको शुष्क HCl गैस में H प्लस आयन प्राप्त नहीं होंगे जब तक कि उसमें पानी ना हो। यह दर्ज करने का एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हाइड्रोजन आयन कभी भी अकेले मौजूद नहीं हो सकते। इसका मतलब यह है कि H प्लस आयन कभी भी पानी के बिना मुक्ति रूप से नहीं पाए जाते। वे हमेशा पानी के अणुओं के साथ संयोजन करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। इसीलिए जब भी हम विलयन में H प्लस के बारे में बात करते हैं तो वह वास्तव में H3O प्लस होता है। इसलिए हाइड्रोजन आयन को हमेशा H प्लस एक्वस या हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस के रूप में देखा जाता है। यहाँ पे एक्वस का मतलब है जलीय, यानी पानी में घुला हुआ। अब चलिए किसी क्षार की पानी के साथ होने वाली अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं। हमने अभी अभी अम्ल पानी की अभिक्रिया का अध्ययन किया, इसीलिए अब हम क्षार पानी की अभिक्रिया की ओर बढ़ते हैं। जब हम पानी में क्षार मिलाते हैं तो एक अभिक्रिया होती है। तो अब हम देखेंगे कि अलग अलग क्षार पानी में कैसे अभिक्रिया करते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया दी गई है जिसमें यह दिखाया गया है कि जब क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH को पानी में मिलाया जाता है तो क्या होता है। देखिए, जब हम NaOH ठोस को पानी में मिलाते हैं तो ये टूटकर Na+ और OH- आयन बनाता है, यानी सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। इसका मतलब यह है कि क्षार पानी में घुलते ही हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ देता है, इसलिए घोल क्षारीय हो जाता है। अब आइए पोटेशियम डाइहाइड्रोक्साइड यानी KOH का एक और उदाहरण लेते हैं। तो जब KOH ठोस को पानी में मिलाया जाता है तो उसी तरह से अभिक्रिया करता है। यह K प्लस एक्वस और OH- एक्वस आयन बनाता है, अर्थात पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ से हमें समझ में आता है कि क्षारीय धातुओं के हाइड्रोक्साइड पानी में आसानी से घुल जाते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। तीसरा उदाहरण है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH होल ट्वाइस। इस मामले में MgOH होल ट्वाइस ठोस को पानी में डाला जाता है तो ये Mg2 प्लस एक्वस और 2OH- एक्वस आयन बनाता है, यानी मैग्नीशियम आयन और 2 हाइड्रोक्साइड आयन। लेकिन ध्यान दें कि MgOH होल ट्वाइस पानी में NaOH या KOH की तरह आसानी से नहीं घुलता है।
लेकिन जब ये घुलता है तो यह भी हाइड्रोक्साइड आयन देता है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि क्षारक पानी में हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन उत्पन्न करते हैं। अब हम उदाहरणों से यह भी समझ गए हैं कि जब भी पानी में क्षारक मिलाया जाता है तो यह हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ता है। यही कारण है कि घोल क्षारीय या क्षारकीय हो जाता है। अब सभी क्षारक जल में घुल नहीं पाते हैं, लेकिन जो जल में घुल जाते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। उदाहरण के लिए NaOH और KOH दोनों क्षार हैं। सभी क्षार जल में नहीं घुलते। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा घुलते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। अब यहाँ हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में सीखने वाले हैं। तो जब सभी अम्लों को पानी में घोला जाता है तो वे H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन पैदा करते हैं और सभी क्षार OH- आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन पैदा करते हैं। इसीलिए जब एक अम्ल और एक क्षार मिलते हैं तो एक नई अभिक्रिया होती है जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इसका मतलब है कि अम्ल का H+ और क्षार का OH- मिलकर कुछ नया बनाते हैं। एक उदासीनीकरण अभिक्रिया का सामान्य रासायनिक समीकरण है अम्ल प्लस क्षारक लवण प्लस पानी देता है। जब भी एक अम्ल और एक क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो परिणाम लवण और पानी होता है। यदि हम परमाणु स्तर पर समझें तो HX प्लस MOH देता है MX प्लस HOH। इसका मतलब है कि HX अम्ल का भाग और MOH क्षार का भाग अभिक्रिया करते हैं, इसलिए MX लवण और HOH पानी बनते हैं। यहाँ X और M चर हैं। X अम्ल का ऋणायन यानी नकारात्मक आयन है और M क्षार का धनायन यानी सकारात्मक आयन है। हम आमतौर पर HOH और H2O के रूप में लिखते हैं, लेकिन यहाँ यह दिखाने के लिए कि H+ और OH- आयन मिलकर पानी बनाते हैं, इसे HOH के रूप में लिखा गया है। अब देखते हैं कि वास्तविक आयन कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो H+ OH- अभिक्रिया करके H2O बनाते हैं। इसका मतलब है कि एक अम्ल का हाइड्रोजन आयन और एक क्षार का हाइड्रोक्साइड आयन अभिक्रिया करके पानी बनाते हैं। इसलिए जब भी एक अम्ल और एक क्षार मिलते हैं तो विलयन उदासीन हो जाता है, क्योंकि H+ और OH- आयन उदासीन हो जाते हैं, केवल पानी ही बच जाता है। अब हम एक दिलचस्प गतिविधि देखेंगे, गति क्रियाकलाप 2.10। तो इस गतिविधि में हम यह देखेंगे कि एक अम्ल या क्षार के साथ पानी मिलाने का क्या प्रभाव होता है और क्या यह प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी का मतलब है कि प्रक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है और ऊष्माशोषी का मतलब यह है कि प्रक्रिया के दौरान ऊष्मा आवेशित होती है। आइए प्रक्रिया को शुरू करते हैं। तो पहले एक बीकर ले और 10 ml पानी डालें। 10 ml एक छोटी मात्रा है, इसीलिए मापने के लिए एक मापने वाला सिलेंडर या बिंदुपाती का उपयोग करें। पानी कमरे के तापमान पर होना चाहिए। अब इस पानी में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की कुछ बूंदें मिलाएं। याद रखें, अम्ल को हमेशा पानी में मिलाया जाता है, कभी भी इसके विपरीत नहीं, अन्यथा यह खतरनाक हो सकता है। बीकर को धीरे धीरे घुमाएं, यानी इसे घुमाएं ताकि अम्ल ठीक से मिश्रित हो जाए। यह कदम बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि सांद्र अम्ल के सीधे संपर्क में आने से जलन हो सकती है। अब बीकर के तल को हाथ से छुएं। देखें कि क्या आपको कोई तापमान परिवर्तन महसूस होता है। यदि बीकर गर्म हो रहा है तो इसका मतलब है कि कोई अभिक्रिया हो रही है। ध्यान रखें कि क्या तापमान में कोई परिवर्तन हुआ। अगर हाँ, तो यह कितना बदला। क्या बीकर गर्म हो गया या ठंडा हुआ।
यह अवलोकन दर्ज करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताएगा कि प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी। अब सवाल यह है कि क्या यह प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी। एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया में ऊष्मा निकलती है, इसीलिए बीकर गर्म हो जाता है। एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया में ऊष्मा आवेशित होती है, इसीलिए यह ठंडा महसूस होता है। जब अम्ल को पानी के साथ मिलाया जाता है तो यह आमतौर पर एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, जिसका मतलब है कि ऊष्मा निकलती है। यही कारण है कि अम्ल को हमेशा पानी के साथ मिलाया जाता है। अब इस गतिविधि को सोडियम हाइड्रोक्साइड की गोलियों के साथ दोहराएं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है। यह जल में मिलाए जाने पर भी अभिक्रिया करता है। देखें कि तापमान कैसे बदलता है और अवलोकनों को दर्ज करें। फिर अम्ल और क्षार दोनों के साथ अंतरों की तुलना करें। चलिए अब इस गतिविधि के आगे के कदमों पर बढ़ते हैं। अब इस गतिविधि के अवलोकनों को देखते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि जब हम एक अम्ल या क्षार को पानी के साथ मिलाते हैं तो हमें कौन से भौतिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। जब हमने कुछ बूंदे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या H2SO4 को पानी में मिलाया और बीकर को घुमाकर अम्ल को अच्छी तरह मिला लिया तो हमने देखा कि बीकर का तल गर्म हो गया। इसका मतलब है कि गर्मी उत्पन्न हो रही थी। यह अवलोकन हमें बताता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिसमें गर्मी निकल रही है। इसी तरह जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की गोलियां पानी में डालते हैं तो बीकर फिर से गर्म हो जाता है। इसका मतलब है कि चाहे यह अम्ल हो या क्षार, पानी के साथ मिलाने पर गर्मी निकलती है। इसका मतलब है कि यह अभिक्रिया न केवल अम्ल के साथ बल्कि क्षार के साथ भी होता है। अब आइए परिणामों को समझते हैं। अब गतिविधि अवलोकनों के परिणाम को देखते हैं। परिणाम यह है कि दोनों ही मामले में अब अम्ल को पानी के साथ या क्षार को पानी के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो तापमान बढ़ जाता है, जिसका मतलब है कि ऊष्मा निकल रही है। जब भी तापमान बढ़ता है इसका मतलब है कि प्रणाली से ऊष्मा निकल रही है। हम इसे ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी का मतलब है ऊष्मा उत्पन्न होना, जिसका मतलब है कि यह निकल रही है। जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में घुलता है तो ऊष्मा निकलती है, इसलिए यह प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब है कि अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है, इसीलिए बीकर गर्म हो जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात, हमेशा अम्ल को पानी में मिलाएं या पानी को कभी भी अम्ल में ना डालें। इसके विपरीत करने से अत्यधिक गर्मी पैदा हो सकती है और अम्ल के छिटकने का कारण बन सकता है, जो खतरनाक होता है। इसीलिए प्रयोगशाला सुरक्षा नियमों का हमेशा पालन किया जाना चाहिए। अब हम अम्ल और क्षारक अभिक्रियाओं के विषय में तनुता के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला महत्वपूर्ण सुरक्षा बिंदु यह है कि जब भी आपको अम्ल को तनु करने की आवश्यकता हो तो हमेशा अम्ल को पानी में धीरे धीरे मिलाएं, लगातार हिलाते रहें। पानी को कभी भी अम्ल में ना डालें। यह नियम हमेशा याद रखना चाहिए क्योंकि यह सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप गलती से सांद्र अम्ल में पानी मिला दें तो क्या होगा। उत्पन्न हुई गर्मी मिश्रण के छींटों के रूप में बाहर आने का कारण बन सकती है और यह बहुत खतरनाक है। त्वचा के साथ सीधा संपर्क जलन का कारण बन सकता है। एक और जोखिम यह है कि जब आप अम्ल में पानी मिलाते हैं तो एक जगह अत्यधिक गर्मी उत्पन्न हो सकती है, जिससे ग्लास का पात्र टूट भी सकता है। इसका मतलब यह है कि न केवल छिड़काव का खतरा है बल्कि पात्र टूटने का भी खतरा है। इसलिए हमेशा अम्ल को पानी में मिलाएं और धीरे धीरे करें। अब आइए अवधारणा को समझते हैं। जब भी कोई अम्ल या क्षार पानी के साथ मिश्रित किया जाता है तो प्रति इकाई आयतनों आयनों की सांद्रता कम हो जाती है। यानी 1 लीटर में H3O प्लस या OH माइनस आयनों की संख्या कम हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहा जाता है। जब हम एक अम्ल या क्षार को पानी के साथ मिलाते हैं तो इस प्रक्रिया को तनुकरण कहा जाता है और परिणाम स्वरूप बनने वाला अम्ल या क्षार को तनु अम्ल या तनु क्षार कहा जाता है। अब आइए हम पाठ्यगत प्रश्न 1 को हल करते हैं।
प्रश्न यह है कि HCl HNO3 जलीय विलयन में अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल या ग्लूकोज यौगिकों के विलयन अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते। ऐसा क्यों? तो अब हम इसका हल देखते हैं। तो जब HCl और HNO3 जैसे अम्ल पानी में घुलते हैं, तो वे अपने अणुओं को तोड़कर हाइड्रोजन आयन या H+ आयन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को वियोजन कहा जाता है। ये आयन उनके अम्लीय गुणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। यहाँ यह विशेष रूप से कहा गया है कि H+ आयन अम्लीय गुणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसका मतलब यह है कि एक घोल में H+ आयन जितने अधिक होंगे, वह घोल उतना ही अधिक अम्लीय होगा। इसे समझने के लिए आइए अब हम एक उदाहरण देखते हैं। तो यह रासायनिक समीकरण है जिसमें जब HCl पानी में घुलता है, तो यह H+ और Cl- आयनों में टूट जाता है। तो HCl देता है H+ प्लस Cl- पानी की उपस्थिति में। यानी HCl अपने अणु को तोड़कर पानी में हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन बनाता है। अब चलिए इसकी तुलना अल्कोहल और ग्लूकोज से करते हैं। जब ये यौगिक पानी में मिलाए जाते हैं, तो वे H+ आयन नहीं बनाते। इसका मतलब यह है कि वे अपने अणुओं को आयन बनाने के लिए नहीं तोड़ते, बल्कि सिर्फ घुल जाते हैं। इसलिए उनके घोल अम्लीय नहीं होते। अल्कोहल और ग्लूकोज केवल न्यूट्रल अणुओं के रूप में ही जल में मौजूद रहते हैं, आयनित नहीं। इसीलिए उनके विलयन में अम्लीय गुण नहीं पाया जाता। अब हम पाठ्यगत प्रश्न 2 को देखते हैं। तो प्रश्न यह है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत को क्यों चालित रखता है। तो अब इसका समाधान देखते हैं। तो जब हम एक अम्ल को पानी के साथ मिलाते हैं, तो अम्ल अलग हो जाता है, यानी यह आयनों में टूट जाता है। उदाहरण के लिए जब HCl को पानी के साथ मिलाया जाता है, तो H+ और Cl- आयन बनते हैं। ये आयन घोल में मुक्त हो जाते हैं और ये आयन बिजली के संचालन में मदद करते हैं। उत्पन्न हुए आयन विलयन में मुक्त रूप से गति कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जब हम विलयन में इलेक्ट्रोड डालते हैं, तो धनायन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर और त्रियायन धना धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। इन आयनों की गति के कारण विद्युत धारा प्रभावित होती है। अब आइए इस अवधारणा को समझने के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। तो यह रासायनिक समीकरण है। HCl पानी में घुलकर H+ और Cl- आयन बनाता है। इसका मतलब है कि HCl पानी के साथ मिलते ही आयनों में टूट जाता है और अंत में जलीय अम्लीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं, क्योंकि उनमें मुक्त रूप से गतिमान आयन होते हैं। इसका मतलब यह है कि जब कोई आयन नहीं होते, तब तक कोई संचालन नहीं होगा। अब आइए हम पाठ्यगत प्रश्न 3 को देखते हैं कि शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पेपर का रंग क्यों नहीं बदलती। तो इसका हल समझते हैं। तो शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलती है। इसका मतलब है कि अगर आप लिटमस पेपर को पूरी तरह से शुष्क रखें और केवल HCl गैस को उसके ऊपर से गुजारें, तो कोई रंग परिवर्तन नहीं होगा। हम इसके कारण को बाद में समझाएंगे। कारण यह है कि HCl गैस हाइड्रोजन आयन या H+ आयन तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि पानी मौजूद ना हो। यानी HCl गैस पानी की अनुपस्थिति में आयनित नहीं होता। HCl के अम्लीय गुण केवल तभी दिखाई देते हैं जब यह पानी में घुलकर H+ आयन बनाता है। यह अम्लों का गुण है। वे अपनी अम्लीय प्रकृति केवल तभी दिखाते हैं जब वे पानी में घुलकर H+ आयन बनाते हैं। क्योंकि हम ड्राई लिटमस पेपर का उपयोग कर रहे हैं जिसमें कोई नमी नहीं होती, इसलिए HCl गैस के आयनाइज होने के लिए कोई पानी उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब यह है कि गैस को H+ आयन बनाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन चूंकि ड्राई लिटमस पेपर पर कोई पानी नहीं है, इसलिए अभिक्रिया नहीं होगी और लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलेगा। अब हम अगले प्रश्न 4 को देखते हैं। हमें बताना है कि एक अम्ल को तनु करते समय पानी में अम्ल मिलाने की सलाह क्यों दी जाती है और इसके विपरीत क्यों नहीं। तो इसका हल देखते हैं।
सबसे पहले यह समझ लें कि जब भी हम अम्ल को तनु करते हैं तो हम हमेशा अम्ल को पानी में डालते हैं, इसके विपरीत नहीं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब हम अम्ल को तनु करते हैं तो यह प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब है कि बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे ही अम्ल और पानी मिलते हैं ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसीलिए हमेशा सावधानी बरतना आवश्यक होता है। यदि हम गलती से सांद्र अम्ल में पानी डाल दें तो उत्पन्न ऊष्मा के कारण मिश्रण अचानक उबलने या छिड़कने लग सकता है। इसका मतलब यह है कि अम्ल पात्र से बाहर निकल सकता है, जो बहुत खतरनाक होता है। त्वचा के सीधे संपर्क में आने से जलन हो सकती है और यदि ये आंखों में पहुंच जाए तो चोट लग सकती है। इसीलिए कभी भी पानी को सीधे अम्ल में ना डालें। इसलिए हमेशा यह सबसे अच्छा होता है कि हम धीरे धीरे अम्ल को पानी में मिलाएं। जब आप अम्ल को पानी में मिलाते हैं तो मौजूद पानी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए उत्पन्न ऊष्मा को अधिक मात्रा में मौजूद पानी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इससे प्रक्रिया सुनिश्चित बनी रहती है और छिड़काव की संभावना नहीं रहती। इसलिए अम्ल के तनुकरण के लिए यह सलाह दी जाती है कि अम्ल को धीरे धीरे पानी में मिलाया जाए, अम्ल ना कि पानी को अम्ल में। अब हम अगला प्रश्न 5 की ओर बढ़ते हैं। एक अम्लीय विलयन को तनु करने से हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका हल समझते हैं। तो जब हम एक अम्लीय विलयन में पानी मिलाते हैं तो हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता कम हो जाती है। इसका मतलब यह है कि H3O प्लस आयनों की संख्या समान रहती है, लेकिन विलयन का आयतन बढ़ जाता है। इसीलिए प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाती है। इसलिए तनुता अम्ल की शक्ति को कम कर देती है। जब हम विलयन को तनु करते हैं तो अम्ल की कुल मात्रा या H3O प्लस आयनों की संख्या नहीं बदलती, वे केवल एक बड़े आयतन में बढ़ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अम्ल के मोल समान रहते हैं। तनु करने पर विलयन का आयतन बढ़ जाता है, इसलिए सांद्रता जो मोल प्रति लीटर में व्यक्त की जाती है वह घट जाती है। इसलिए जब हम तनु करते हैं तो प्रति इकाई आयतन हाइड्रोनियम आयनों की संख्या कम हो जाती है। इसका मतलब यह है कि विलयन अब पहले की तरह अम्लीय नहीं रहता। अब आइए हम पानी में अम्ल की एक सामान्य अभिक्रिया को देखते हैं। रासायनिक समीकरण है H प्लस जमा H2O देता है H3O प्लस प्लस A माइनस। यह H है, कोई भी अम्ल हो सकता है, H2O पानी है और H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन है जो अम्ल दिखाता है और A माइनस उस अम्ल के संयोग में क्षार है। चलिए एक विशिष्ट उदाहरण लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl। जब HCl को पानी के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है, हम अभिक्रिया को देखेंगे। HCl की यह अभिक्रिया है, HCl जमा H2O देता है H3O प्लस प्लस Cl माइनस। इसका मतलब यह है कि HCl जैसे ही पानी में मिलता है हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन बनता है। हाइड्रोनियम आयन घोल को अम्लीय बनाता है और क्लोराइड आयन एक दर्शक आयन है। अभिक्रिया से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जब भी हम अम्ल को पानी के साथ मिलाते हैं तो मुक्त हाइड्रोजन आयन पानी के साथ संयोजित होकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं और यही घोल की अम्लीय प्रकृति के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसलिए जितना अधिक हम घोल को तनु करते हैं प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयन की मात्रा उतनी ही कम हो जाएगी और घोल कम अम्लीय हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न यह है कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अतिरिक्त क्षारक घोलते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। अब चलिए इसका हल देखते हैं। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक के क्षार छोड़ जाता है तो हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि जितना अधिक क्षार जोड़ा जाएगा उतना ही अधिक OH माइनस आयन विलयन में खींचे जाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है। एक प्रबल क्षार का अर्थ है कि यह पानी में पूरी तरह से वियोजित हो जाता है, यानी कि यह टूट जाता है और OH माइनस आयन छोड़ देता है। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप NaOH कितना डालते हैं, यह सभी OH माइनस आयन जोड़ देगा। यह दुर्बल क्षार के साथ नहीं होता है क्योंकि यह पूरी तरह से वियोजित नहीं होता है।
अब रासायनिक समीकरण को देखते हैं कि NaOH देता है Na प्लस जमा OH माइनस। इसका मतलब है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में टूटकर सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। यदि हम विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई अन्य विलय प्रबल क्षारक और अधिक मात्रा से मिलाते हैं तो OH माइनस आयनों की मात्रा बढ़ जाएगी। इसका अर्थ है कि अधिक क्षारक अधिक हाइड्रोक्साइड आयन। एक अतिरिक्त क्षार जोड़ने का मतलब है कि हमने विलयन में हाइड्रोक्साइड आयनों की अधिक मात्रा जोड़ी है। इसका मतलब है कि विलयन में OH माइनस आयनों की मात्रा बढ़ गई है। और जैसे जैसे हम विलयन से अधिक क्षारक मिलाते हैं हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है, जिसका अर्थ है कि विलयन अधिक क्षारीय हो जाता है। तो निष्कर्ष यह है कि हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अतिरिक्त क्षार डालते हैं, तो OH माइनस आयन जो है वो बढ़ जाते हैं। अब हम सारांश देखते हैं कि आज के व्याख्यान में हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि अम्ल पानी में कैसे व्यवहार करते हैं। जब पानी में अम्ल मिलाया जाता है तो यह हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस आयन छोड़ता है। हाइड्रोजन आयन विलयन में H प्लस या हाइड्रोनियम आयन के रूप में मौजूद होते हैं, जिन्हें H3O प्लस कहा जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अम्ल जल की अनुपस्थिति में कोई आयन या हाइड्रोजन नहीं छोड़ते हैं। अब आइए तलों के बारे में बात करें। क्षार वे पदार्थ है जो जल में हाइड्रोक्साइड आयन या OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप जल में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH मिलाते हैं तो यह OH माइनस आयन उत्पन्न करता है। सभी क्षारक जल में घुल नहीं जाते। केवल वे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं उन्हें क्षार कहा जाता है। उदाहरण के लिए NaOH और KOH क्षार हैं। अब आइए उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। तो जब एक अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो वे एक दूसरे को उदासीन करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लवण और पानी बनता है। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहा जाता है। उदासीनीकरण के लिए सामान्य समीकरण है अम्ल जमा क्षार देता है लवण जमा पानी। उदाहरण के लिए HCl जमा NaOH देता है NaCl जमा H2O। इससे एक और सामान्य रूप में लिखने के लिए हम लिखते हैं HX जमा MOH देता है MX प्लस HOH। यहाँ HX का मतलब अम्ल, MOH का मतलब क्षार और MX का मतलब लवण और HOH का मतलब है पानी। और अंत में आयनिक समीकरण है H प्लस जमा OH माइनस एक्वस देता है H2O। यानी अम्ल का H प्लस आयन और क्षार का OH माइनस आयन मिलकर पानी बनाते हैं। तो धन्यवाद छात्रों, आज के लिए इतना ही।